तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो एक ऐसे क्रिमिनल एम्पायर की तस्वीर पेश करता है जिसे दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार के साम्राज्य की। देखिए, ये कोई आम जुर्म की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक अकेले इंसान ने अपने अवैध कारोबार के दम पर पूरे के पूरे देश और उसकी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। और जब हम इस एम्पायर की ताकत और इसके फैलाव की बात करते हैं, तो आप कुछ लाख या करोड़ों की बात मत सोचिए। हम यहाँ सीधे सीधे अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं। कार्टेल के ऑपरेशन से इतनी चौंका देने वाली दौलत पैदा हुई कि इसने ग्लोबल इकोनॉमी के सारे नियम ही पलट के रख दिए। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये एक ऐसे स्तर की संपत्ति थी जो पूरी तरह से काले और गुप्त व्यापार से खड़ी की गई थी। इस बेहिसाब कैश फ्लो ने उसे ऐसा पावर दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस अथाह दौलत के पीछे की उस भयानक कीमत को हम नहीं भूल सकते। हजारों मौतें। जब हम उस पैसे और पावर को देखते हैं तो उसके पीछे छिपी इस खौफनाक सच्चाई को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ये सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये वो अनगिनत जिंदगियां हैं जो इस बेरहम अंपायर को बनाने और इसे टिकाए रखने की अंधी दौड़ में हमेशा के लिए खत्म कर दी गईं। तो इस पूरी कहानी को बारीकी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, एक तस्कर का उदय। दूसरा, कार्टेल के ऑपरेशंस और उनकी दौलत। तीसरा, कार्टेल की हिंसा का खौफ। चौथा, राजनीति और गहरा भ्रष्टाचार। और आखिर में वो फाइनल मैनहंट। इससे हमें उनके लॉजिस्टिक्स के काम करने के तरीके और उसकी हिंसक कीमत दोनों को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं, द स्मगलर्स असेंट, कि आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ। यहीं से इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी गई। कोलंबिया का एक बहुत ही गरीब आदमी इतिहास के सबसे अमीर और खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया। शुरुआत बस सड़कों पर एक मामूली तस्कर के रूप में, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। बहुत ही कम समय में उसने खुद को एक छोटे मोटे क्रिमिनल से एक खूंखार ड्रग किंगपिन के रूप में स्थापित कर लिया। गरीबी से निकलकर सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने का ये सफर पूरी तरह से गैर कानूनी था। अब आते हैं भाग 2 पर, कार्टेल ऑपरेशंस एंड वेल्थ। इस विशाल आपराधिक नेटवर्क का सिस्टम असल में काम कैसे करता था। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई रणनीति थी। स्टेप 1, सड़क स्तर की तस्करी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लो। स्टेप 2, उस छोटे व्यापार का दायरा बढ़ाओ और ग्लोबल ड्रग लाइन्स सेट करो। और स्टेप 3, इसका सीधा सा नतीजा, अरबों डॉलर इकट्ठा करना। ये सिर्फ गुंडों का कोई गिरोह नहीं था, ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाया जाने वाला एक बेहद सटीक और कैलकुलेटेड बिजनेस था। जरा इस मोनोपोली या एकाधिकार के बारे में सोचिए। उनका दबदबा इतना ज्यादा था कि बाकी सारे कंपेटिटर्स बस नाम के रह गए थे। कार्टेल ने पूरे ड्रग मार्केट पर कुछ इस कदर कब्जा जमा लिया था कि कोई भी उनके आसपास फटकने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। लेकिन ये कामयाबी बिना खून बहाए नहीं मिली थी। भाग 3, कार्टेल हिंसा से लकवाग्रस्त एक देश। यहीं से इस कहानी का वो सबसे दर्दनाक और मानवीय पहलू सामने आता है। सोर्स मटेरियल में एक आम नागरिक की बात है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कार्टेल के दौर में कोलंबिया को डर चला रहा था। जरा इसके असर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ 2 क्रिमिनल गैंग्स के बीच की आपसी लड़ाई नहीं थी। इस डर ने आम लोगों को, पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी को पंगु बना दिया था। लोग हर पल खौफ के साये में जी रहे थे। और ये डर बेवजह नहीं था। सड़कों पर लड़े गए खूंखार कार्टेल युद्ध, चुन चुनकर की गई हत्याएं, जहां जिसने भी विरोध किया उसे रास्ते से हटा दिया गया। इसका अंजाम, हजारों मौतें और नागरिकों में फैला एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ। यही वो क्रूर तरीका था जिससे इस अंपायर ने अपनी ताकत कायम रखी। कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। और यहीं पर हम एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास में उलझ जाते हैं। एक तरफ गरीबों के साथ उसका एक अजीब सा रिश्ता था। वो गरीब बस्तियों में जाता, पैसे बांटता और खुद को किसी मसीहा की तरह पेश करता। लेकिन दूसरी तरफ उसी के एम्पायर ने देश में हजारों बेगुनाहों की लाशें बिछा दी। ये एक ऐसा सच है जिसे पचाना बहुत मुश्किल है। एक हाथ से जिंदगी देना और दूसरे हाथ से उसे इतनी बेरहमी से छीन लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। भाग 4, राजनीति और जड़ों तक फैला भ्रष्टाचार। सिस्टम को अंदर तक खोखला करना। एस्कोबार के साम्राज्य को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और राजनैतिक हेरफेर का इस्तेमाल किया गया। कार्टेल ने सिर्फ बंदूकें नहीं चलाईं, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही खरीद लिया था। उन्होंने कोलंबिया की राजनीति के सबसे ऊंचे स्तरों तक अपनी पैठ बना ली और अपने लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। जो उनके खिलाफ खड़े हुए उन्हें मार दिया गया और जिनकी कोई कीमत थी उन्हें खरीद लिया गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से में, भाग 5, द फाइनल मैनहंट। यहाँ तनाव बिल्कुल अपने चरम पर होता है, क्योंकि इस विशाल ढांचे के ढहने की शुरुआत हो चुकी थी। सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही नाटकीय और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू होता है। ये कोई आम पुलिस ऑपरेशन नहीं था। अधिकारियों ने कार्टेल के सुरक्षित ठिकानों को एक एक करके उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया। उनके लॉजिस्टिक्स, छिपने के ठिकाने, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ धीरे धीरे तबाह किया जाने लगा। घेरा अब बहुत तेजी से कस रहा था। और जैसे जैसे ये पीछा अपने हिंसक अंजाम की तरफ बढ़ता है, हम देखते हैं कि वो विशाल साम्राज्य कैसे ढहने लगता है। जिस ढांचे को अरबों डॉलर और हजारों जानों की कीमत पर इतनी सावधानी से खड़ा किया गया था, वो भारी दबाव और ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज के बीच ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और आखिरकार एस्कोबार का राज खत्म हो जाता है। उस मैनहंट के अंतिम पलों में किंगपिन की मौत के साथ ही वो आतंक का युग अचानक रुक सा जाता है। ये एक बहुत लंबे, खूनी और खौफनाक अध्याय का अंत था, जिसने कोलंबिया के इतिहास को हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया था। तो इन सभी बातों और तथ्यों को गहराई से देखने के बाद आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ती है। क्या एक अरबपति किंगपिन का ये ग्लैमरस मिथक उसके साम्राज्य के कारण हुए उन हजारों मौतों के दर्द पर पर्दा डाल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। इस पूरी क्रिमिनल कहानी और सिस्टम को समझने के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा।